हाय फ्रेंड्स, हम लोग आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, जिसमें लघु उत्तरीय और प्रश्न उत्तर हैं। तो वे सभी प्रश्न उत्तर दिए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में निश्चित रूप से आएंगे। कई बार पिछले एग्जाम में पूछे हुए जा चुके हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, लैंगिक जनन मुकुलन से आप क्या समझते हैं? इस प्रकार के जनन में जनक के शरीर में कोई बल्ब संरेखी प्रवर्ध निकल आते हैं, जिसे मुकुलन कहते हैं। इस प्रकार के जनन में क्या होती है? जनक के शरीर में कोई बल्ब संरेखी प्रवर्ध निकल आते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? मुकुलन कहा जाता है। What do you understand by asexual reproduction? Asexual reproduction. In this type of reproduction, a bulb-like growth emerges in the body of the parent, which is called budding. समझ में आया सबको? हमने कहा कि अलैंगिक जनन मुकुलन से क्या समझते? इस प्रकार के जनन में जो है जनक के शरीर में कोई बल्ब सरीखी प्रवर्ध निकल जाती है, कोई बल्ब सरीखी प्रवर्ध निकल आती है, जिसे क्या कहा जाता है? मुकुलन कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। यह क्वेश्चन जो है आपका 2014 में और 15 में पूछा जा चुका है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह पूछने की संभावना है। तो आप लोग इस प्रश्न को याद रखेंगे, समझ के। और हमारे चैनल पर अगर नए बने हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन है आपका, पुनःपूर्वता से आप क्या समझते हैं? इनके लाभ बताएं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। पुनःपूर्वता द्विलिंगी पुष्प में परपरागन के लिए एक स्थिति है। पुनःपूर्वता क्या है? द्विलिंगी पुष्प में परपरागन के लिए एक स्थिति है, जिसमें नर जनन भाग मादा जनन भाग से बहुत पहले परिपक्व होकर परागकण को मुक्त कर परपरागन को उत्सर्जित करता है। समझ गए? पुनःपूर्वता द्विलिंगी पुष्प में परपरागन के लिए एक स्थिति है, जिसमें नर जनन भाग मादा जनन भाग से बहुत पहले परिपक्व होकर परागकण को मुक्त कर परपरागन को उत्सर्जित करता है। इसी को क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा? पुनःपूर्वता कहते हैं। समझ गए? अब इससे लाभ क्या है? द्विलिंगी पुष्प में स्वनिषेचन को रोककर विभिन्नता उत्पन्न करता है। यह क्या करता है? द्विलिंगी पुष्प में स्वनिषेचन जो होता है उसको रोक करके विभिन्नता उत्पन्न करता है। समझे? व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटेंडरी राइट इट्स बेनिफिट्स? प्यूबर्टी is a condition of cross pollination in a bisexual flower, in which the male reproductive part matures much earlier than the female reproductive part and releases the pollen grain and emits cross pollination. समझ में आया सबको? बेनिफिट्स की बात करें तो inhibits self-fertilization in bisexual flowers and produces diversity. Right? Next. पुनःपूर्वता समझ में आया? यह आपका 1998 में और 2013 में यह पूछा जा चुका है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पुनःपूर्वता, और इसका लाभ याद रखेंगे आप लोग। यह क्या है? द्विलिंगी पुष्प में स्वनिषेचन को रोककर विभिन्नता उत्पन्न करता है। दोस्तों, आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको
इस चैनल के माध्यम से मोस्ट इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे और साथ ही आगे नए सिलेबस में आपको कुछ ऐसा समझने को मिलेगा जो आपके जीवन के लिए बहुत लाभकारी साबित है। और आप जो भी टॉपिक सीखना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से कमेंट करके आप अगले वीडियो में प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पर प्रकाश डालें। यह एक गुणसूत्रीय विकास है। यह ट्राइसोमी का एक उदाहरण है, लेकिन इनमें लिंक क्रोमोसोम एक्स की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि के मौजूद होने के चलते मानव कोशिकाओं में 47 क्रोमोसोम हो जाता है। मानव कोशिकाओं में क्या होता है? 47 क्रोमोसोम हो जाता है। यह लक्षण पुरुषों में पाया जाता है जो देखने में सामान्य लगता है। यह लक्षण किस में पाया जाता है? पुरुषों में, जो देखने में क्या लगता है? समान लगता है। समझ गए? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम समझे। अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो यहाँ पर है हमारा, इस पहले इंग्लिश देख लेते हैं। थ्रो लाइट ऑन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। दिस इज अ chromosomal development. It is an example of trisomy, but due to the presence of an extra copy of the sex chromosome 10, there are 47 chromosomes into 44 plus XXY in human cells. I feel normal, right? क्लियर हुआ होगा सबको। यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2013, 18 और 19 में पूछा जा चुका है। इसे आप लोग याद रखेंगे निश्चित रूप से। यह एक गुणसूत्रीय विकास है। यह ट्राइसोमी का एक उदाहरण है, लेकिन इनमें लिंक क्रोमोसोम एक्स की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि के मौजूद होने के चलते मानव कोशिका में 47 क्रोमोसोम यानी 44 प्लस XXY हो जाता है। यह लक्षण पुरुषों में पाया जाता है जो देखने में सामान्य लगता है। समझ गए? आप लोग चैनल पर नए बने हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही बेल आइकन ऑल को दबा लें ताकि सारा नोटिफिकेशन मुख्य रूप से आपके पास पहले पहुंचे और इनका लाभ आप उठा सके, क्योंकि आपके सारे एग्ज़ाम की सिलेबस और आंसर की के साथ नेक्स्ट टाइम आपके फ्यूचर के लिए आप क्या करना चाहिए आपको, और आप कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या पढ़ना चाहिए, आपकी स्थिति क्या है और उसके अनुकूल आप क्या जानना चाहेंगे, तो ये सारे डिस्कशन हम लोग करेंगे। इसके अलावा आप जो भी टॉपिक या जो भी सब्जेक्ट के कोई भी सॉल्यूशन चाहते होंगे तो आप कमेंट में बताएंगे। अगले वीडियो में उसका टॉपिक भी आपको मिल जाएगा। तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्वेश्चन है हमारा अगला, संलग्नता को परिभाषित करें। संलग्नता को परिभाषित करें। दो होमोलोगस गुणसूत्रों के धागों को एक दूसरे के साथ जोड़ने की घटना क्या कहलाती है? संलग्नता। दो होमोलोगस गुणसूत्रों के धागों को एक दूसरे के साथ जोड़ने की घटना क्या कहलाती है? संलग्नता कहलाती है। डिफाइंड लिंकेज। द phenomenon of joining the threads of two homologous chromosomes which each other is called linkage। समझ गए? यह क्वेश्चन 2011 और 2020 में पूछा जा चुका है। संलग्नता मतलब दो होमोलोगस गुणसूत्रों के धागों को एक दूसरे के साथ जोड़ने की घटना। दो होमोलोगस गुणसूत्रों के धागों को एक दूसरे के साथ जोड़ने की घटना को क्या कहते हैं? संलग्नता कहते हैं। समझ गए आप लोग? तो प्लीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे इस बातों को कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपके लिए मैं
नेक्स्ट वीडियो में आपका अगला सब्जेक्ट के साथ संपूर्ण सब्जेक्ट का आंसर की दे रहा हूँ और कुछ सब्जेक्ट का आंसर की दे चुका हूँ, और साथ ही एग्ज़ाम के बाद भी मैं आपको वो सारे टॉपिक दूंगा जो आपको आगे ज़रूरत पड़ेगी। आपको आगे क्या करना चाहिए इसके लिए मैं डिस्कशन दूंगा, और आप किस स्थिति में हो उसके अनुकूल क्या करना पड़ेगा इसके लिए मैं डिस्कशन दूंगा। साथ ही आपको किसी प्रकार की कोई टॉपिक किसी सब्जेक्ट में ज़रूरत हो तो वो कमेंट में बताएं, ताकि उस टॉपिक के दरमियान के लिए मैं आपको अगला वीडियो उसी पर डालूं ताकि आपको लाभ मिल सके। तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को भी दबा लें ऑल करके, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपके ऊपर पहुँचे। और आगे देखते हैं क्वेश्चन है अनुकूलन क्या है, इनका वर्णन करें। अनुकूलन की बात करेंगे। अनुकूलन समझ रहे होंगे आप लोग, अनुकूलन क्या है? सफलतापूर्वक जीवित रहने तथा प्रजनन करने हेतु हम लोग सफलतापूर्वक जो है जीवित रहने और प्रजनन वृद्धि करने के लिए, प्रजनन मतलब हो गया जनन करने के लिए, किसी जीवधारी का अपने वातावरण के अनुरूप डालना ही अनुकूलन कहलाता है। समझ गए? अनुकूलन मतलब हुआ कि कोई भी व्यक्ति है तो अगर ठंडा है तो उस ठंडा के प्रतिरूप में उसको ढलना पड़ता है ताकि वो अपने आपको जीवन गुजर बसर कर सके। हमारे यहाँ मान लिया जाए कि अभी ठंडा है तो इसके अनुकूल हम रहना पसंद कर लिए हैं, रहने लगे हैं, तो अब ठीक ठाक लगता है। लेकिन इससे अधिक कहीं ठंडा पड़ रहा है, वहाँ अगर हम जाकर रहें तो हमारा शरीर एडजस्ट करने में वहाँ टाइम लगेगा, तो धीरे धीरे हम उसके अनुकूल उसको ढालेंगे। तो यही क्या हो गया अनुकूलन, इसी को हम अनुकूलन कहते हैं। समझ गए? सफलतापूर्वक जीवित रहने तथा प्रजनन करने हेतु किसी जीवधारी का अपने वातावरण के अनुरूप ढालना ही अनुकूलन कहलाता है। परंतु अनुकूलता का प्रयोग किसी ऐसे लक्षण के लिए भी किया जाता है जो उसी जीवधारी को अपने पर्यावरण के अनुकूल बढ़ाने में मदद करता है। अनुकूलता का प्रयोग क्या होता है? ऐसे लक्षण के लिए भी किया जाता है जो उसी जीवधारी को अपने पर्यावरण के अनुकूल बढ़ाने में मदद करता है। समझ गए? इसका प्रयोग हम किसी भी रूप में, हमने बताया ना कि मतलब अगर हम इस पर्यावरण में मानते कि अभी कम ठंड के पर्यावरण में इस वातावरण में रह रहे हैं, अगर हमको अचानक कहीं अधिक गर्मी या इस वातावरण के प्रति प्रतिकूल अधिक ठंडा का पर्यावरण हमें प्राप्त हो रहा है, तो उसके अनुकूल भी हम क्या करते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं, कर सकते हैं। तो धीरे धीरे उस रूप में आ जाते हैं, अनुकूलन में आ जाते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं, अर्थात पर्यावरण के अनुकूल बढ़ाने में हमें मदद करता है। समझ गए? अगला क्वेश्चन है अनुवांशिक कोड के गुण या विशेषता बताएं। अनुवांशिक कोड के गुण या विशेषता। सही है आंसर आपका। प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए कम से कम एक त्रिक कोडॉन होता है। प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए कम से कम क्या होता है, एक त्रिक कोडॉन होता है। कोड सार्वत्रिक होता है, अर्थात सभी जीवधारियों में एक समान होता है। सभी जीवधारियों में कोड क्या होता है, एक समान होता है। कोड अपहलासित होता है, अर्थात एक ही अमीनो अम्ल के लिए एक से ज़्यादा कोडॉन हो सकता है। एक ही अमीनो अम्ल के लिए एक से ज़्यादा कोडॉन हो सकता है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। 2014 में, 2016 में और 2020 में यह क्वेश्चन आ चुका है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे आप इन्हें। अनुवांशिक कोड के गुण या विशेषता कहेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि पहले तो क्वेश्चन में इस टाइप क्वेश्चन में आपको लिखना है अनुवांशिक कोड के गुण निम्नलिखित हैं या इसकी विशेषताएं निम्न हैं।
नंबर 1, प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए कम से कम एक त्रिकोडॉन होता है। कॉर्ड सार्थिक होता है अर्थात सभी जीवधारियों में एक समान होता है। नंबर 3, कॉर्ड अपलाहसित होता है अर्थात एक ही अमीनो अम्ल के लिए एक से ज़्यादा कोडॉन हो सकता है। ठीक है, इंग्लिश में स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जेनेटिक कोड। नंबर 1, वेरी amino acid has at least one triple codon. Cod is unreversible, i.e. all कर लेंगे उनको आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, मलेरिया क्या है, लक्षण तथा उपचार को लिखिए। मलेरिया क्या है? मलेरिया ज्वर मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम से उत्पन्न होता है। लक्षण, मलेरिया का लक्षण क्या है? इनमें कंपन के साथ बुखार होता है। इनमें क्या होता है? कंपन के साथ बुखार रहता है। सिर दर्द एवं पेशियों में दर्द, रोगी को 48 घंटे के अंतराल पर तेज बुखार आ जाता है। और इसकी उपचार क्या है? कुनैन की दवाइयाँ, इसके उपचार के लिए कुनैन की दवाई का प्रयोग करते हैं, जैसे क्लोरोक्विन, मेफ्लोक्विन। ठीक है, क्लोरोक्विन या मेफ्लोक्विन का उपयोग करते हैं। और भी दवाई हैं जो कि किन से बनते हैं? कुनैन की दवाई होती है। ध्यान रहेगा आप लोग को। तो आप लोग इनको ध्यान रखेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन था हमारा मलेरिया तथा इसके लक्षण और उपचार, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है हमारा, कर्मिक विकास क्या है? बात करेंगे हम कर्मिक विकास की। कर्मिक विकास किसी जनसंख्या के जीन पूल में वह सूक्ष्म परिवर्तन है, वह सूक्ष्म परिवर्तन है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचकर एक नई जनसंख्या उत्पन्न करता है। समझ गए? कर्मिक विकास क्या है? कर्मिक विकास जो है किसी जनसंख्या के जीन पूल में वह परिवर्तन है, जीन पूल में वह परिवर्तन है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचकर एक नई जनसंख्या उत्पन्न करता है। उन्हीं को क्या बोलेंगे हम? कर्मिक विकास कहेंगे। यह 2016 और 2020 के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 9th नंबर हमारा, वायु परागित पुष्पों के अनुकूलन बताएं। वायु परागित पुष्प जो होते हैं वह किस स्थिति में हो पाते हैं, वृद्धि कर पाते हैं? तो आंसर है आपका, ये पुष्प चटकीले तथा भड़कीले नहीं होते। वायु परागित पुष्प चटकीले तथा भड़कीले नहीं होते हैं। वायु परागित पुष्प जो है छोटे, रंगहीन तथा गंधहीन होते हैं। वायु परागित पुष्प क्या होते हैं? छोटे, रंगहीन तथा गंधहीन होते हैं। ये पुष्प जो है हल्के तथा चिकने होते हैं। वायु परागित पुष्प क्या होते हैं? हल्के तथा चिकने होते हैं। तो ध्यान रखेंगे। यह भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है जो कि 1995 और 2009 में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। और आपका इंग्लिश में है, एक्सप्लेन द एडेप्टेशंस ऑफ वाइंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स। These flowers are not bright and silly. These flowers are small, colorful and others. तो इसको टाइट कर लेंगे आप लोग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुक्राणु जनन एवं बीरी सेचन की परिभाषा लिखे। शुक्राणु जनन एवं बीरी सेचन की परिभाषा को लिखे। तो दोस्तों यहाँ पर है, शुक्राणु जनन विरसन में
शुक्राणु जनन निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। वृषण में शुक्राणु जनन का जो निर्माण होता है उसी को शुक्राणु जनन कहते हैं। और वीर्यसेचन क्या है? शुक्राणु जनन के बाद, शुक्राणु जनन के पश्चात शुक्राणु वीर्य सर्टोली कोशिका में अंतः स्थापित हो जाता है। शुक्राणु जनन के बाद क्या होता है? शुक्राणु सिर सर्टोली कोशिका में अंतः स्थापित हो जाता है और अंत में जिस प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु जनन नलिकाओं से मोचित होता है इसी प्रक्रिया को वीर्यसेचन कहते हैं। समझ गए? शुक्राणु जनन के पश्चात शुक्राणु शीर्ष सर्टोली कोशिकाओं में अंतः स्थापित हो जाता है और अंत में जिस प्रक्रिया के द्वारा शुक्राणु जनन नलिकाओं से मोचित होता है इस प्रक्रिया क्या कहते हैं? वीर्यसेचन कहते हैं। समझ गए? यह भी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। सारे जो मैंने क्वेश्चन करवाया 10 क्वेश्चन ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका एग्जाम में यह क्वेश्चन तो आपका 2016, 17 और 2020 में पूछा जा चुका है। इस प्रकार से सभी क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो आप सभी इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार देखेंगे और ध्यान रखेंगे कि हमारे चैनल को यदि इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि अगला वीडियो भी आपको प्राप्त होगा जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट VVI क्वेश्चन दिया जाएगा। साथ ही आपको एग्ज़ाम का आंसर की भी मिलेगा। इसके अलावा आपके आगे पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा या आप किस रैंक में हैं उसके अनुकूल क्या करना चाहिए ये सभी का डिस्कशन करेंगे हम लोग। साथ ही आपको जिन टॉपिक की ज़रूरत हो जिन सब्जेक्टों में तो वो टॉपिक आप कमेंट में लिख सकते हैं ताकि मैं उसके लिए आपको वीडियो दे सकूं। तो दोस्तों इसी के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे और एक बार फिर से कहेंगे कि यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, सूरज की तरह जलनी ही पड़ेगी। मेहनत कीजिए, मेहनत ही रंग लाएगा। मेहनत से बढ़ के कुछ नहीं है। जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक मंजिल हासिल नहीं होगी। तो आप जुड़े हमसे, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड आई कॉल यू। जय हिंद, जय भारत। बेस्ट ऑफ luck, your exam will fully feel joyful.